Hello everyone, I am Prem Kumar Patle from KV number 1 Chhindwara. Dear students, today I am here along with the 8th part of Kings and Chronicles. Dear students, in this session we will see beyond the frontiers. हम जानेंगे कि सीमाओं से परे ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिसका राइटर्स ने अपने क्रॉनिकल्स में इन चीज़ों को शामिल किया. After that, we will see about the Safavids and Kandhar. Dear students, in that section, we will see about the Kandhar. We will see the Kandhar was a bone of contention between Safavids and the Mughals. हम जानेंगे सफाविद और कंधार की क्या ऐसी हिस्ट्री थी. After that, we will get an information regarding the Ottomans, pilgrimage and trade. ऑटोमन साम्राज्य के बारे में जो मुग़ल शासकों का उसके प्रति व्यवहार था, हम उसे जानेंगे क्योंकि वह एक तीर्थ यात्रा वाले जो क्षेत्र मक्का और मदीना से संबंधित था और वहाँ व्यापार की क्या व्यवस्थाएं थी उसके संबंध में हम जानकारी हासिल करेंगे. एंड आफ्टर दैट वी विल गेट एन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जेसुइट 8 मुग़ल कोर्ट्स. डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम जानने का प्रयास करेंगे कि मुग़ल दरबार में जो जेसुइट धर्म प्रचारक थे उन्होंने अकबर को किस तरह से प्रभावित किया. एंड इन लास्ट वी विल सी द क्वेश्चनिंग फॉर्मल रिलीजन. इसमें हम धार्मिक ज्ञान के लिए जो अकबर ने जो अपनी तलाश शुरू की थी वो किस तरह से फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में जाकर पूरी हुई थी, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे. Now I am going to start with Beyond the Frontiers. Writers of chronicles list many high-sounding titles assumed by the Mughal emperors. बच्चों, लेखकों ने जो अपने इतिहासों में जो लिखा उन्होंने मुग़ल बादशाहों के द्वारा धारण की गई कई गुंजायमान पदवियों को सूचीबद्ध किया. जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताऊं, वो है शहंशाह. शहंशाह यानी राजाओं का राजा. दिस इंक्लूड जनरल टाइटल्स सच एज शहंशाह और स्पेसिफिक टाइटल्स एज्यूम्ड बाय इंडिविजुअल किंग्स अपॉन असेंडिंग द थ्रोन सच एज जहांगीर. और इसके अलावा कुछ जब राजा अपने खास उपाधियां अपने नाम के साथ साथ ले लिया करते थे वो थे शाहजहां. जैसे अलग अलग राजाओं द्वारा ये अपनाई गई खास उपाधियों में शामिल थी जहांगीर यानी विश्व पर कब्जा करने वाला, शाहजहां विश्व का राजा. तो बच्चों, ये इस तरह की जो पदवियां थी ये लेखकों ने बड़े ही गुंजायमान पदवियों को सूचीबद्ध किया. आप कहेंगे कि यह क्रॉनिकलर्स इतिवृत्त जो थे ये लेखकों ने क्यों इस तरह से लिखा. बच्चों, जो भी लेखक होगा वो अपने बादशाह की तारीफ़ करने के लिए ज़रूर उसके अपनाए गए कुछ चीज़ों को, उसकी महत्वाकांक्षाओं को ज़रूर उसके क्रॉनिकल्स में शामिल करेगा. तो उसमें कहीं ना कहीं उसका एक नाम भी कहीं ना कहीं अर्थ ज़रूर था, जिसे हम इस सेक्शन के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं. द सेम contemporary history provide accounts of diplomatic relationships and conflicts with neighboring political powers. बच्चों, इन इतिहासकारों ने हमें पदवियों का तो हवाला दिया, लेकिन यही समसामयिक contemporary histories जो थी बेटा, that is also give us an information regarding the relationship and conflicts with the neighboring political power. यही इतिहास हमें बतलाता है कि किस तरह मुगलों का क्षेत्रीय हितों के लिए राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के आधार पर अपने पड़ोसियों से संबंध रहे, या यूं कहा जाए कि यही समसामयिक इतिहास पड़ोसी राजनीतिक शक्तियों के साथ उनके जो राजनीतिक रिश्ते और संघर्ष का हमें विवरण देते हैं. फर्स्ट वी विल सी अबाउट द सफाविद्स एंड कांधार. डियर स्टूडेंट्स, the political and diplomatic relations between the Mughal kings and the neighboring countries was of Iran and Turan hinged
on the control of the frontier defined by the Hindu Kush mountains that separated Afghanistan from the region of Iran and Central Asia. बच्चों, मुगल राजाओं तथा जो ईरान और तुरान के जो पड़ोसी देश थे उनके साथ जो राजनैतिक और राजनयिक रिश्ते अफगानिस्तान को ईरान और मध्य एशिया से पृथक करने वाले जो हिंदू कुश पर्वत थे उसके द्वारा निर्धारित सीमा के नियंत्रण पर निर्भर करते थे। कहने का मतलब ये है कि अफगानिस्तान से ईरान और मध्य एशिया सेंट्रल एशिया को पृथक करने वाली कौन सी सीमा थी? वो थी हिंदू कुश पर्वत। ठीक है, हिंदू कुश माउंटेन। तो वही रिश्ते निर्धारित करती थी वो सीमा। भारतीय उपमहाद्वीप में आने को इच्छुक सभी विजेताओं को अगर उत्तर भारत तक पहुंचना होता था तो उसे पहले हिंदू कुश को पार करना होता था। ठीक है। All conquerors who sought to make their way into the Indian subcontinent had to cross the Hindu Kush to have access to North India. अगर वो हिंदू कुश पर्वत पार करेगा तभी वो उत्तर भारत में पहुंच सकता था। मुगल नीति का यह निरंतर प्रयास रहा। ध्यान दीजिएगा, मुगल नीति का यह हमेशा प्रयास रहा कि जितनी भी स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो आउटपोस्ट थी उसको हम अपने नियंत्रण में रख लें, इस तरह की उसकी स्ट्रेटजी थी। मुगल नीति हमेशा प्रयास करती थी कि जो सामरिक महत्व की चौकियां आउटपोस्ट हैं और उसमें भी स्पेशल कौन सी थी, काबुल और कांधार, उस पर नियंत्रण के द्वारा मुगल शासन अपने आप पर आने वाली आफतों से, खतरों से बच सकता था। इसलिए मुगल नीति हमेशा चाहती थी कि काबुल और कांधार पर उसका कंट्रोल बना रहे। कांधार was a bone of contention between the Safavids and the Mughals. बच्चों, कांधार एक ऐसी जगह थी जो सफावियों और मुगलों के बीच झगड़े की महत्वपूर्ण जड़ थी। The fortress town had initially been in the possession of Humayun, reconquered in 1595 by अकबर। कांधार का बेटा किला जो था वो आरंभ में ही हुमायूं के अधिकार में था, उसे बाद में फिर सफाविदों के हाथ में चला गया और फिर से 1595 में अकबर ने पुनः जीत लिया था। While the Safavid court retained diplomatic relation with the Mughals, it continued to stake claims to Kandahar. यद्यपि जो सफाविद दरबार था उसने मुगलों के साथ अपने राजनीतिक संबंध को बनाए रखे थे, लेकिन साथ ही साथ वो कांधार के किले पर अपना दावा करता रहा था। It continued to stake claim to Kandahar. And in 1613, Jahangir sent a diplomatic envoy to the court of Shah Abbas to plead the Mughal case for retaining Kandahar, but a mission was failed. बच्चों, 1613 में जहांगीर ने सफाविदों के दरबार में, शाह अब्बास के दरबार में अपना एक दूत भेजा, राजनयिक दूत, लेकिन यह शिष्टमंडल अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका। In the winter of 1622, a Persian army besieged कांधार। बच्चों, 1622 की शीत ऋतु में फारसी सेना ने कंधार पर डेरा डाल दिया। मुगलों की जो सेना थी वो पूरी तरह से तैयार नहीं थी, वह उनसे पराजित हो गई और उसे किला और नगर दोनों ही सफाविदों को सौंपने पड़े। The ill-prepared Mughal garrison was defeated and had to surrender the fortress and the city to the Safavid. तो हमने यहाँ देखा कि बियॉन्ड द फ्रंटियर्स में हमारा जो फर्स्ट था सफाविद एंड कांधार। तो इस तरह से मुगल अंततः जहांगीर के शासनकाल में उसे अपने पास सुरक्षित नहीं रख पाए थे। नाउ वी विल फोकस ऑन द ऑटोमन एम्पायर। ये सब टेरिटरी से दूर था। जहाँ इंडियन टेरिटरी थी, ये मुगलों की टेरिटरी थी, उन सबसे दूर चीज़ों की हम बात कर रहे हैं।
हमने पहले कांधार को देख लिया, सफाविदों के हाथों में चला गया। अब हम ऑटोमन एम्पायर की बात कर रहे हैं। The relationship between the Mughals and the Ottoman was marked by the concern to ensure free movement for merchants and pilgrims in the territories under Ottoman control. बच्चों, ऑटोमन साम्राज्य के साथ मुगलों ने अपने संबंध जो बनाए थे उसके दो कारण थे। पहला था दैट वाज रिलेटेड टू द फ्री मूवमेंट फॉर मर्चेंट्स। अपने व्यापारियों के लिए ऑटोमन कंट्रोल में आने वाले जो टेरिटरी थी उसमें फ्रीली उनका मूवमेंट हो सके, इसलिए। नंबर 2, पिलग्रिम्स इन द टेरिटरी अंडर ऑटोमन कंट्रोल, और जो तीर्थ यात्रियों के लिए वहाँ स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन कर सके, इसके लिए। तो ये रिलेशनशिप मुगल्स और ऑटोमन एम्पायर के बीच अगर थी तो ये दो इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स उसमें शामिल थे, दो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स उसके पीछे शामिल थे। This was especially true for the Hijaz, that part of Ottoman Arabia where the important pilgrim center of Makkah and Medina were located. यह हिजाज अर्थात यानी ऑटोमन अरब के उस हिस्से के लिए विशेष रूप से सत्य था, जो हम बात कर रहे थे कि यहाँ आवागमन हो सके पिलग्रिम्स, ये उस हिस्से के लिए सत्य था जहाँ मक्का और मदीना महत्वपूर्ण तीर्थस्थल स्थित थे। द मुगल एम्परर यूजुअली कंबाइंड रिलीजन्स एंड कॉमर्स बाय एक्सपोर्टिंग वैल्यूएबल मर्चेंडाइज टू अदन एंड मोखा, बोथ रेड सी पोर्ट्स, एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोसीड्स ऑफ द सेल्स इन चैरिटी टू द कीपर्स ऑफ श्राइन्स एंड रिलीजियस मैन देयर। बच्चों, इस क्षेत्र के साथ अपने संबंधों में मुगल बादशाह आमतौर पर धर्म और वाणिज्य के मुद्दे को मिलाने की कोशिश करता था। ठीक है, वो मर्चेंडाइज को मिलाने की कोशिश, ट्रेड को मिलाने की कोशिश करता था और रिलीजन को मिलाने की कोशिश करता था। मतलब ये कि मुगल बादशाह अपने संबंधों को इस तरह से बनाने की कोशिश करता था कि उससे धर्म से संबंधित कार्य भी हो जाए और ट्रेड वाणिज्य से संबंधित भी काम हो जाए। इसके लिए वह लाल सागर रेड सी पोर्ट्स में के जो बंदरगाह थे बेटा, अदन और मोखा को बहुमूल्य वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देता था। बोले यहाँ से जो है ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से अदन और मोखा जो बंदरगाह थे वहाँ पर बहुमूल्य वस्तुओं को जो है ना उसका निर्यात करता था। ठीक, और इनकी बिक्री से जो आय होती थी, इनकी the proceeds of the sales in charity to the keepers of shrines and religious men there, और इससे जो आय होती थी बिक्री से वो उस इलाके के धर्म स्थलों को और वहाँ के फ़कीरों को दान में बांट देता था। ठीक, मतलब यहाँ से सब चीज़ निर्यात करना और वहाँ पर बेचना, और बेचने के बाद जो भी लाभ हो जाए, आय हो जाए, सब वहीं पर दान कर देना। धर्मस्थलों को, वहीं के धर्मस्थलों को दे देना, फ़कीरों को भी दान में दे देना। However, हालांकि when औरंगजेब discovered cases of misappropriation of funds sent to Arabia, he favored their distribution in India, which he thought was as much a house of God as Makkah. हालांकि जब औरंगजेब को जब ये अरब भेजे जाने वाले धन के दुरुपयोग का पता चला तो उसने भारत में ही उसके वितरण का समर्थन किया। बोला हम अब अरब नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि उसका ये मानना था कि यह भी वैसा ही ईश्वर का घर है जैसा कि मक्का है। तो ये औरंगजेब की पॉलिसी थी कि उसने अरब जाने वाले उन सभी निर्यात को बंद कर दिया और सारी जो आमदनी अब उसके साथ होती थी उसका यूज़ वो यहीं पर करने लगा। नाउ दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ बियॉन्ड द फ्रंटियर, दैट इज रिलेटेड टू जेसुइट एट द मुगल कोर्ट्स। बच्चों, ये जेसुइट्स जो थे उनके मुगल कोर्ट से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर अब मिलती है। इसको हमें ध्यान से समझना होगा कि ये किस तरह की स्थितियों को हमारे सामने रखता है। यूरोप रिसीव्ड नॉलेज ऑफ इंडिया
थ्रू द अकाउंट्स ऑफ जेसुइट मिशनरीज, ट्रैवलर्स, मर्चेंट्स एंड डिप्लोमेट्स। बच्चों, जो मुगल दरबार था ना, उसमें जेसुइट धर्म प्रचारक यानी ये जो ईसाइयत की प्रचार प्रसार करने वाले हैं, उससे संबंधित ये बात हम आपको बतला रहे हैं। यूरोप को भारत के बारे में जितनी भी जानकारी मिली वो जेसुइट धर्म प्रचारक जो थे, जेसुइट मिशनरीज, फिर जो ट्रैवलर्स आए उनके माध्यम से मिली, ट्रेडर्स आए, मर्चेंट्स आए, उनसे मिली, डिप्लोमेट्स आए, राजनयिक आए, उनके विवरणों से मिली। ठीक है, अकाउंट्स ऑफ इनके अकाउंट से मिला। द जेसुइट अकाउंट्स आर द अर्लीस्ट इंप्रेशन ऑफ द मुगल कोर्ट एवर रिकॉर्डेड बाय यूरोपियन राइटर्स। मुगल दरबार के जो यूरोपीय विवरणों में जेसुइट वृतांत सबसे पुराने वृतांत थे। ठीक है, जो सबसे पुराने जो अकाउंट्स थे जेसुइट मुगल दरबार के यूरोपीय विवरण में, वो जेसुइट अकाउंट्स थे बेटा। Following the discovery of a direct sea route to India at the end of 15th century, Portuguese merchants established a network of trading stations in coastal cities. जब 15वीं शताब्दी के अंत में भारत तक एक सीधे समुद्री मार्ग की खोज हुई, तो उसका अनुसरण करते हुए पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत के तटीय नगरों में अपने व्यापारिक केंद्र, ट्रेड सेंटर्स उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिए, ट्रेडिंग स्टेशंस वहाँ पर इस्टेब्लिश कर लिए, उन्होंने उसका जाल सब बुन दिया। द पोर्टुगीज किंग वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन प्रोपोगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी विद द हेल्प ऑफ मिशनरीज ऑफ द सोसाइटी ऑफ जीसस। और बेटा, जो पुर्तगाली राजा भी जो थे, वो सोसाइटी ऑफ जीसस के जो धर्म प्रचारक थे, उनकी मदद से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे और उसमें बड़ी रुचि भी रखता था। The Christian mission to India during the 16th century were part of this process of trade and empire building. 16वीं शताब्दी के दौरान भारत आने वाला जो जेसुइट शिष्टमंडल था, उसने व्यापार और साम्राज्य निर्माण की अपनी महत्वपूर्ण प्रक्रिया को इसमें शामिल कर लिया, उसका हिस्सा बना लिया। Akbar was curious about Christianity and dispatched an embassy to Goa to invite Jesuit priests. अकबर भी ईसाई धर्म के बारे में जानने के लिए बड़ा इच्छुक था। उसने जेसुइट पादरियों को आमंत्रित करने के लिए एक दूत मंडल को गोवा भेज दिया, क्योंकि वो गोवा में थे उस समय। द फर्स्ट जेसुइट मिशन रीच्ड द मुगल कोर्ट एट फतेहपुर सीकरी इन 1580। यहाँ ध्यान रखना है कि पहला जेसुइट जो मिशन था, ठीक है, वो मुगलों के दरबार में 1580 में पहुंचा था, फतेहपुर सीकरी में, और वो वहाँ पर लगभग एंड स्टेट फॉर अबाउट 2 years, वहाँ लगभग वो 2 वर्षों तक रहा। ठीक। द जेसुइट स्पोक टू अकबर अबाउट द क्रिश्चियनिटी। उन जेसुइट ने ईसाई धर्म के विषय में अकबर से बात की एंड डिबेटेड इट्स वर्च्यूज विद द उलेमा, और उसने उसके सद्गुणों, जो वर्च्यूज थे, उस सद्गुणों की बात कर रहे हैं, उसके विषय में उलेमा से बड़ा वाद विवाद भी किया, उनका वाद विवाद हुआ इस पर लेकर। 2 more missions were sent to the मुगल कोर्ट एट लाहौर। इसके बाद लाहौर के मुगल दरबार में भी 2 शिष्टमंडल गए बेटा, एक 1591 में और एक 1595 में। The Jesuit accounts are based on personal observation and shed light on the character and mind of the emperor. जो जेसुइट विवरण था वो पर्सनल ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता था, व्यक्तिगत प्रेक्षण पर डिपेंड करता था, और वे बादशाह से के चरित्र और सोच पर बड़ा गहरा प्रभाव डालते थे। इस तरह के जो अकाउंट्स थे, विवरण थे, वो इस बात को इंडिकेट करते हैं। एट पब्लिक असेंबली द जेसुइट वर असाइंड प्लेसेस इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू अकबर्स थ्रोन। फिर इसका प्रभाव क्या हुआ? सार्वजनिक सभाओं में जब जेसुइट लोगों को अकबर के सिंहासन के काफ़ी नज़दीक स्थान दिया जाता था। हमने पढ़े थे कि कौन राजा के जितना करीब है, कौन उसकी नज़रों में उसकी क्या वैल्यू है, उसको उस प्रॉक्सिमिटी को वहाँ पर मेंटेन किया जाता था। दे accompanied him on his campaigns, tutored his children and were often companions of his leisure hours. अब क्या हुआ? वे उसके साथ, मतलब बादशाह के साथ अभियानों में जाने लगे, कैंपेन्स में जाने लगे। accompanied him on his campaign,
उसके बच्चों को शिक्षा देते थे, ट्यूटर्ड हिज चिल्ड्रन एंड वर ऑफन कैंपेनियन ऑफ हिज लेजर आवर, और फुर्सत के समय में वो अकबर अक्सर बादशाह के साथ होते थे. द जेसुइट अकाउंट्स corroborated the information given in Persian chronicles about state officials and the general conditions of life in Mughal times. जेसुइट विवरण जो है बेटा, जेसुइट अकाउंट्स, वो मुगल काल के जो राज्य के अधिकारी होते थे और सामान्य जनजीवन के बारे में अपने फारसी इतिहासों में दी गई सूचना की वो पुष्टि करते हैं कि जेसुइट अकाउंट, जेसुइट विवरण मुगल काल में जितनी भी ये व्यवस्थाएं थी, ठीक है, उसके बारे में सामान्यतः हमें इसकी सूचना की हमसे पुष्टि करते हैं, हमें बतलाने की कोशिश करते हैं कि ये ऐसी व्यवस्थाओं के दौर से वो मुगल काल गुजरा था या वैसी व्यवस्थाएं उस समय में व्याप्त थी. तो इस तरह से जेसुइट जो थे, आपको यहाँ ध्यान रखना है कि पहला जेसुइट मिशन कब आया, गोवा में आया, गोवा भेजा गया था आमंत्रित करने के लिए. फर्स्ट जेसुइट मिशन जो है बेटा फतेहपुर सीकरी में आया 1580 में. फिर नेक्स्ट आए लाहौर में 1591 और 1595 में. फिर ये हमेशा जो है बादशाह के साथ में इनके अच्छे रिलेशन स्टेब्लिश हो गए. आफ्टर दैट दे वर इन्वॉल्व इन द देयर कैंपेन्स, दे ट्यूटर्ड his children and they were often companion with his leisure hours. So we can understand the impression of Jesuit on the Mughal emperor. Okay, now we will see the last section of this session is related to questioning formal religion. बच्चों, हमें इस बात को देख कर के कोई आश्चर्य नहीं है कि मुग़ल बादशाह अकबर, स्पेशली हम बात करें अकबर की, तो वो सभी धर्मों में एक जो खास बातें थी, जो ज्ञान था, उसका धार्मिक ज्ञान को पाने की सबसे ज़्यादा जो आकांक्षा या महत्वाकांक्षा थी वो अकबर में थी, सम्राट अकबर में थी. तो हम उसी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन अब हम उसको गेन करते हैं, देखते हैं. अकबर्स क्वेस्ट फॉर रिलीजियस नॉलेज लीड टू इंटरफेथ डिबेट्स in the Ibadat Khana at Fatehpur Sikri between learned Muslims, Hindus, Jains, Parsis and Christians. बच्चों, धार्मिक ज्ञान के लिए अकबर की तलाश ने क्या किया कि फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में जो विद्वान थे मुसलमानों में, हिंदुओं में, जैनों में, पारसियों में, ईसाइयों में, इनके बीच एक अंतरधर्मी वाद विवाद को जन्म दिया. ठीक है, इंटरफेथ डिबेट्स को कंडक्ट करवाया. और इसका बेनिफिट या कह लीजिए इसका रिस्पांस कैसे मिला. अकबर के जो धार्मिक विचार थे विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के प्रति, तो उन अलग धर्मों और संप्रदायों के विद्वानों से प्रश्न पूछना और उनके धर्म सिद्धांतों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, ये करता रहा. ठीक, और इससे क्या हुआ कि अकबर के जो रिलीजियस व्यूज़ थे वो मैच्योर्ड हो गया, वो परिपक्व हो गया. अपने धार्मिक ज्ञान को, धार्मिक विचार के प्रति वो परिपक्व हो गया. और फिर धीरे धीरे वह धर्मों को समझने के रूढ़िवादी तरीके से दूर होता चला गया. और हमने डिवाइन लाइट के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था बेटा, याद होगा आपको. प्रकाश और सूर्य पर केंद्रित दैवीय उपासना के जो स्वकल्पित विभिन्न दर्शन जो थे, उसके ग्राह्य रूप की ओर आगे बढ़ने लगा. वो उसको जानने की कोशिश करने लगा. और हमने देखा कि किस तरह अब अकबर और अबुल फजल ने प्रकाश के दर्शन का, वो डिवाइन लाइट की ही मैं बात कर रहा था, जो उसके प्रकाश के दर्शन का सृजन किया. राजा की छवि तथा राज्य की विचारधारा को एक आकार देने में उन्होंने उसका प्रयोग किया. तो हम समझ सकते हैं कि इस दैवी रूप से प्रेरित व्यक्ति का जो अपने लोगों पर सर्वोच्च प्रभुत्व और शत्रुओं पर पूर्ण नियंत्रण होता है, इस तरह के कॉन्सेप्ट को लेकर के उनके धार्मिक ज्ञान की जो है पराकाष्ठा अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच गई थी. तो यह समझना ये है कि अकबर अलग अलग धर्मों के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत थे उनको वो समझना चाहता थे. इसी वजह से उन्होंने इंटरफेथ डिबेट्स, ओके, जो अलग अलग रिलीजियस को बिलोंग करने वाले जो ग्रुप थे, उनके जो जानकार थे, लर्न पीपल्स थे,
उनके बीच में इन्होंने एक डिबेट्स को कंडक्ट करवाया था, और वो कहाँ करवाया था बेटा? फतेहपुर सीकरी में। तो इस तरह से अकबर ने अपने औपचारिक धर्म पर प्रश्न उठाना, ये इस सेक्शन में जो उसके संबंध में इंफॉर्मेशन है वो हमें मिलती है। और हाँ, इसके अलावा मॉन्सरेट ने भी एक टिप्पणी की थी कि जब उस जेसुइट शिष्टमंडल के सदस्यों के प्रति अकबर ने जो उच्च आदर प्रदर्शित किया और उससे भी बहुत प्रभावित हुए, ईसाई धर्म सिद्धांतों में जो बादशाह की स्पष्ट दिलचस्पी की व्याख्या की। ठीक है, उन्होंने अपने मत में बादशाह के धर्म परिवर्तन के संकेत के रूप में की थी, उन्होंने वो व्याख्या की थी। और इसे पश्चिमी यूरोप में हावी जो धार्मिक असहिष्णुता थी उसके माहौल को समझा। ठीक है, और मॉन्सरेट ने एक टिप्पणी की कि राजा ने इस बात की बहुत कम परवाह की कि सभी को उसके धर्म के अनुपालन की अनुमति देकर उसने वास्तव में सबका तिरस्कार किया। तो ये मॉन्सरेट की एक अपनी आइडियोलॉजी थी, अपना कॉन्सेप्ट था। लेकिन हमने देखा कि किस तरह से अकबर ने धार्मिक ज्ञान के लिए एक अंतर्धर्मी वाद विवाद, इंटरफेथ डिबेट्स जो था इबादत खाने में फतेहपुर सीकरी में कंडक्ट करवाया था। तो बच्चों, ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट कंटेंट था जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। आपकी बुक के पेज नंबर 252 में ये टाइमलाइन दी हुई बेटा, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप सभी को ये पढ़ना है। और ये हमारा जो चैप्टर है बेटा, ये चैप्टर नंबर 9 किंग्स एंड क्रॉनिकल्स आज यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।